गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जब हम बात कर रहे थे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक चल रहा था वो हमारा टॉपिक चल रहा था सेंट्रल और स्टेट रिलेशनशिप का, कि सेंट्रल और स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो एक्चुअली में कैसे बनते हैं और क्या क्या उनके डिफाइंड रिलेशंस हैं। क्योंकि हमारा इंडिया एक फेडरल स्टेट है, हम जानते हैं, हमने फेडरलिज्म पढ़ा है, हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा इंडिया ट्रू फेडरल स्टेट नहीं है, क्वाजी फेडरल स्टेट है, जहाँ पे हमने कुछ पावर्स यूनियन को दिए हैं, कुछ स्टेट को दिए हैं। फिर हमने ऐसा भी किया है कि कुछ कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहां हमने सेंटर को यानी कि यूनियन को स्टेट से ज़्यादा पावर्स दी है। और इन्हीं के लिए हमने एक अलग से पार्ट बनाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने एक अलग से पार्ट बनाया है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए इंटरेस्ट के। आप जब एक फेडरेशन की बात कर रहे हो तो आप कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हो। हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है इंडिया में, तो जहाँ पे जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट है या फिर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है और जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में काम करते हैं बेसिकली। तो यही है, हम जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात होती है तो उसमें हम ब्रॉडली तीन पार्ट्स में उसको कवर करते हैं। हमने डिफाइन कर दिया है कि जो सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस हैं वो बेसिकली तीन बेसिस पे काम करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो लेजिस्लेटिव होता है, फिर उसके बाद जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, और जो लास्ट होता है वो फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है। बेसिकली क्या होता है कि लॉ बन रहे हैं तो हमें पता है कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने शेड्यूल 7 में लॉ से रिलेटेड 3 लिस्ट बना दी हैं। वहाँ पे डिफाइंड है वो कि स्टेट ये मैटर्स पे लॉ बनाएगा, यूनियन इन मैटर्स पे बनाएगा, और कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिन पे दोनों बना सकते हैं। ये हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा फिर जो मैटर्स होते हैं, कुछ हमने मैटर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में लेजिस्लेटिव रिलेशंस हमने बेसिकली कवर किए थे, जहाँ पे हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की बात की थी कि लेजिस्लेटिव जो मैटर्स हैं उनमें सेंट्रल और स्टेट का रिलेशन कैसे एस्टैब्लिश होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अब हमने बात की कि हमने पढ़ा था कि तीन चीज़ें होती हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं आपके गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और आपका जो लास्ट होता है वो जुडिशरी होता है। तो अब हम बात करें, अगर लेजिस्लेटिव की बात करें तो लॉ बन रहा है, लॉ आपका पार्लियामेंट बना रही है, आपका स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब लेजिस्लेटिव रिलेशंस की जब आप बात कर रहे हो तो हमने बात की लेजिस्लेटिव रिलेशन में शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट बना दी गई है। वहाँ पे आपने क्लियरली चीज़ों को बता दिया है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल बता दिया गया है कि ये जो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड मैटर्स हैं इन पे ऐसे इस तरीके से लॉ बनेगा। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव की। लॉ तो बन गया, लॉ आपकी पार्लियामेंट बना देगी या स्टेट लेजिस्लेचर बना देगी, लॉ बन गया। कॉन्करेंट लिस्ट हमने बना दी कि ये मैटर्स इनमें दोनों में से कोई भी बना सकता है। जब हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करी तो हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि कॉन्करेंट लिस्ट पे मान लो स्टेट और पार्लियामेंट ने दोनों ने लॉ बनाया हुआ है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करता है। तो ये सब चीज़ें हमने किसमें, लेजिस्लेटिव रिलेशन में बात कर ली इन सब चीज़ों की। अब बात आती है हमारी कि लॉ बन गया, अब लॉ को एग्जीक्यूट करने की बात आती है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा। तो जो आपके एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं बेसिकली वो आपके जो मैटर्स होते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, जब आप सेंटर स्टेट रिलेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करते हो तो वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की जो बातें हैं उसमें आपके एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड मैटर्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं जो भी बताए गए हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो आर्टिकल 256 से लेके 263 में दिए गए हैं। ये जो बात करेंगे हम जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की बात करेंगे तो इसमें बेसिकली हम क्या डिस्कस करते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि जब हम लेजिस्लेटिव में पढ़ रहे थे तो 3 लिस्ट हमने पढ़ी। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने 3 लिस्ट लेजिस्लेटिव रिलेशन में तो बना दी कि स्टेट लिस्ट में है जो वो स्टेट बना देगा लॉ, यूनियन लिस्ट में है तो यूनियन बना देगा, और कॉन्करेंट लिस्ट में है तो दोनों में से कोई भी बना देगा। अब बात आती है आपकी एग्जीक्यूटिव की। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि
एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में आपने कहीं भी बाइफर्केशन नहीं किया है कि एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको कौन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि लॉ जो बनाएगा वो यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। अब बात आती है कि यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो आपने कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जब हम थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते हैं और जब हम पढ़ते हैं, जब हम फेडरलिज्म की भी बात करते हैं, तो हम बेसिकली एक टर्म पढ़ते हैं कि जो भी आपके एग्जीक्यूटिव के जो भी मैटर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं आपकी, जब हम अगर हम प्रेसिडेंट की बात भी करें तो जो आपकी एग्जीक्यूटिव की पावर्स होती हैं वो को एक्सटेंसिव होती हैं आपकी लेजिस्लेटिव की पावर के। अब वो को एक्सटेंसिव का क्या मतलब होता है? को एक्सटेंसिव से यहाँ मतलब ये होता है कि मान लो आपका लॉ, मान लो पार्लियामेंट आपका लॉ बना रही है, ठीक है, पार्लियामेंट आपका लॉ बना रही है, यूनियन गवर्नमेंट आपका लॉ बना रही है, तो उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? आपका यूनियन गवर्नमेंट ही उसको एग्जीक्यूट करेगा। इसका ये जो मतलब होता है ये होता है को एक्सटेंसिव से, ठीक है। जो भी आपके मैटर्स पार्लियामेंट बनाएगी वो उनको एग्जीक्यूट भी कौन करेगी? आपकी पार्लियामेंट। तो इस तरीके से जो आपके जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है वो को एक्सटेंसिव होती हैं आपकी लेजिस्लेटिव पावर से, ठीक है। तो अब आप अगर इस तरीके से अगर आप डिस्कस करो तो क्या होता है कि आपने सोचा, मैंने आपको अभी बता दिया कि को एक्सटेंसिव है, लेजिस्लेटिव से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में 3 पार्ट्स हैं, पार्लियामेंट, यूनियन, ठीक है, फिर स्टेट, और फिर उसमें होता है कि बोथ पार्लियामेंट और स्टेट। लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। वो डिफरेंस क्या होता है? वो ये होता है कि जब हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात करते हैं तो आपकी जो यूनियन लिस्ट है और आपकी जो स्टेट लिस्ट है वो दोनों सेम रहती हैं, ठीक है। एग्जीक्यूशन और लेजिस्लेशन दोनों में वो सेम रहती है। लाइक मतलब कि मान लो कोई लॉ पार्लियामेंट बना रही है यूनियन लिस्ट का, तो वो जो यूनियन लिस्ट में लॉ पार्लियामेंट बना रही है उसको एग्जीक्यूट भी पार्लियामेंट कर रही है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है उसको एग्जीक्यूट भी स्टेट ही कर रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। लेकिन जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है, ठीक है, जब कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमने पढ़ा था कि कॉन्करेंट लिस्ट में अगर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बना रहे हैं तो वो जो लॉ बन रहा है उसमें पार्लियामेंट का लॉ, लेजिस्लेटिव रिलेशन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें जो लॉ है वो पार्लियामेंट का प्रिवेल करता है स्टेट के लॉ के ऊपर। लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। जब एग्जीक्यूशन की बात आती है और कॉन्करेंट लिस्ट की बात आती है तो उसमें क्या होता है कि मान लो कोई लॉ है, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ पार्लियामेंट ने बनाया, स्टेट ने बनाया, पार्लियामेंट भी अगर कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट के लिए लॉ बना रही है, उसका एग्जीक्यूशन की जो पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो एग्जीक्यूशन की पावर है वो आपके स्टेट के पास ही होती है। तो ये बेसिकली ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो तीनों लिस्ट के बारे में, ये एग्जीक्यूशन के बारे में है, ये हमारा ये तीनों रिलेशनशिप में आता है कि अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशन में हैं तो ये लिस्ट कैसे काम कर रही हैं, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में हैं तो कैसे काम कर रही है, और अगर हम फाइनेंशियल रिलेशन की बात कर रहे हैं तो कैसे काम कर रही है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जो आप याद रखेंगे क्योंकि ये ही इसका क्रक्स है पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप का। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल्स पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बेयर आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि वो क्या कहते हैं कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप कैसे काम करती है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। तो हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल आपके 256 से। आपका जो आर्टिकल 256 है वो वही बात कर रहा है जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। आर्टिकल 256 आपका ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन की बात कर रहा है। आर्टिकल 256 यही कह रहा है कि जो आपका जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है ये एग्जीक्यूटिव जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव होता है उसका ये ड्यूटी होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ये ऑब्लिगेशन होती है कि पार्लियामेंट जो भी लॉ बना रही है उसको वो स्टेट में अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करे। तो वहाँ पे ये बता दिया गया है कि एग्जीक्यूशन का जो काम है वो स्टेट में वो करे
करेंगे, पार्लियामेंट जो बनाएगी वो स्टेट एग्जीक्यूटिव उसको कम्प्लीटली उसको उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से करेगा। तो ये बात होती है आपकी जो ऑब्लिगेशंस की बात की हुई है। बेसिकली क्या है, ये जो सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है वो सारा बेस है आपका फेडरलिज्म के ऊपर। ये यहाँ पे हम वही वैसे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अगर बात करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस जब भी हम पढ़ते हैं तो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं वो जनरली स्टूडेंट्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप फेडरलिज्म पढ़ोगे, हम फेडरलिज्म पढ़ चुके हैं, तो फेडरलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये जो हम टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये फेडरलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप फेडरलिज्म पढ़ें तो इसे को रिलेट करके पढ़ें, क्योंकि ये आपके फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को कि इंडिया हमारा फेडरल स्टेट कैसे है उस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करता है। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली हम जनरली क्या करते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स को पढ़ते हैं और हम उसी में ढूंढने लग जाते हैं कि आखिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है। लेकिन इस पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है वो भी आपका इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपके बाकी जो बाकी आर्टिकल्स है। लाइक मतलब आप प्रीएम्बल की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें, डीपीएसपी की बात करें, सेम इतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक भी पड़ता है। तो आप इसको फेडरलिज्म से रिलेट करके, आपके बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो आपको ये जो प्रोविजंस है वो ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे। अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। आर्टिकल 256 की मैं बात कर रही थी। आर्टिकल 256 आपका वही चीज़ कह रहा है कि वो जो एग्जीक्यूशन का काम है, पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, जो भी उस यूनियन लिस्ट में भी कोई लॉ बना रही है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो लॉ बना रही है, जो पार्लियामेंट लॉ बना रही है, उसको एग्जीक्यूट करने की जो ऑब्लिगेशन होती है वो आपके एग्जीक्यूटिव जो होते हैं आपके स्टेट के, उनकी ये ऑब्लिगेशन होती है कि उनको उस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, स्टेट में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है, ये उनकी ड्यूटी होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे, ठीक है। आर्टिकल 257, आर्टिकल 257 आपका क्या कहता है? आर्टिकल 257 आपका ये कहता है कि कुछ मैटर्स ऐसे हैं, लाइक मतलब कुछ मैटर्स जैसे मान लीजिए आप आपके यूनियन लिस्ट में कुछ मैटर्स हैं आपके जो आपके आर्टिकल 257 में क्लियरली बताए गए हैं वो मैटर्स। लाइक मतलब आपका मिलिट्री या आर्मी से रिलेटेड कोई मैटर है, उसके बाद आपका जो नेशनल हाईवेज़ हैं और वाटरवेज़ हैं उनसे रिलेटेड जो मैटर होते हैं, और लास्ट जो आपका रेलवे से रिलेटेड मैटर्स होते हैं। जो ज्यूरिस्डिक्शन होता है, जो पावर होती है, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है इन मैटर्स में, ठीक है। मिलिट्री से रिलेटेड जो भी लॉ बनता है आपका, वो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं, वो आपका पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। सेम वही बात है, जो आपका रेलवे से रिलेटेड मैटर्स हैं वो भी आपका पार्लियामेंट बनाती है, और नेशनल हाईवे से रिलेटेड लॉ है वो भी आपका पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन यहाँ क्या है, आपके रेलवे है, ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए आपके जयपुर में भी ट्रेन चलती हैं, रेलवे यहाँ पे जंक्शन है, तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से ही वो कंट्रोल हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। आपका रेलवे का जो नेटवर्क है, आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, पूरे होल इंडिया में वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके जो स्टेट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उनको कुछ गाइडेंस देता है, उनको कुछ ऑब्लिगेशंस उनकी बताता है, उनको ये बोलता है, उनको मतलब उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ पावर्स होल्ड करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पे मतलब वो उनको कहता है कंट्रोल करने के लिए इन मैटर से रिलेटेड। मतलब वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको बताएगा कि जो रेलवे से रिलेटेड मैटर है ये वो कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपके स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर्स दे सके कि इन मैटर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली उन रिक्वायर्ड चीज़ों को कंप्लीट करेगी, फुलफिल करेगी। इसमें ये नहीं हो सकता कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो ये कह दे कि ये तो हमारी लिस्ट के मैटर ही नहीं है, यूनियन लिस्ट के मैटर हैं, तो इनके एग्जीक्यूशन का काम हम क्यों करेंगे, ये नहीं हो सकता है।
यही है आपका कोऑर्डिनेशन बेसिकली कि ये 3 जो मैटर्स हैं ये आपके बता दिए गए कि इन मैटर्स में जो आपका यूनियन है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल उसको बोलता है कंट्रोल करने के लिए इन मैटर्स को, उनको ऑर्डर दे सकता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी होती है कि वो इन मैटर्स को प्रॉपरली एज पर ऑर्डर्स वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये जो आपका आर्टिकल 257 है वो इन मैटर्स की बात करता है। ये मैटर्स बेसिकली क्या होते हैं, इन मैटर्स को ही हमने क्यों लिखा है, बेसिकली इन मैटर्स की अगर हम बात करें तो ये मैटर्स आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, ठीक है, चाहे वो वाटरवेज हो या फिर हाईवेज हो या फिर आपका रेलवे हो, ये क्या है नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं, और नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं और पब्लिक इंटरेस्ट में। ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कुछ इंटरेस्ट है, सारा जो सबका ही इंटरेस्ट होता है, नेशनल इम्पोर्टेंस है। तो जो नेशनल इम्पोर्टेंस मैटर्स हैं बेसिकली वो इस आर्टिकल में लिख दिए गए हैं कि इन मैटर्स पे जो यूनियन गवर्नमेंट है वो ऑब्लाइज कर सकती है आपके स्टेट गवर्नमेंट को कि इन मैटर्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हमने 256 पढ़ा, हमने 257 पढ़ा, ठीक है। हमने बात कर ली कि भाई एग्जीक्यूटिव 256 में हमने बात कर ली कि एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट जो है वो मैटर्स को एग्जीक्यूट करेगा स्टेट में, ठीक है। जो भी कॉन्करेंट लिस्ट मैटर्स की बात कर रहे थे, अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट अगर लॉ बना रही है तो उनको एग्जीक्यूशन का काम उनका स्टेट एग्जीक्यूटिव ही करेगा, ठीक है। दूसरा, हमने जब नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स की बात करी तो उसमें भी हम यही कह रहे हैं कि यूनियन के जो कुछ लॉज हैं वो उन लॉज को जो यूनियन गवर्नमेंट कहती है स्टेट एग्जीक्यूटिव उनको कंट्रोल करेगा। तो दोनों चीज़ों में हम बात कर रहे हैं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव करेगा, स्टेट एग्जीक्यूटिव करेगा। तो वो स्टेट एग्जीक्यूटिव बेसिकली है कौन, ठीक है, वो कौन कर रहा है उन लॉ को, एग्जीक्यूशन का काम कौन हो रहा है। तो वो जो आपका बताया गया है वो आपका आर्टिकल 258 में बताया गया। 258 आपका ये कहता है कि जो ये मैटर्स जो हम 256 में या 257 में बात कर रहे हैं, जो ये मैटर्स हैं बेसिकली उनके एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है वो थ्रू द गवर्नर किया जाता है। आपको पता है स्टेट एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, आपका गवर्नर होता है। जब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके यूनियन एग्जीक्यूटिव की, यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके हेड कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो जो मैटर्स होते हैं वो कौन एग्जीक्यूटिव करता है यूनियन से रिलेटेड, उसके हेड हैं, तो वो किसके नाम पे होते हैं, उनका एग्जीक्यूशन किसके नाम पे होता है, बेसिकली आपके प्रेसिडेंट के नाम पे होता है। तो सेम यही चीज़ है आपके स्टेट एग्जीक्यूटिव में। स्टेट एग्जीक्यूटिव के हेड जो होते हैं आपके वो गवर्नर होते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेट से रिलेटेड एग्जीक्यूशन के जो मैटर्स हैं, जो भी मैटर्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनको कौन किसके थ्रू वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, वो आपके गवर्नर के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। उनकी कंसेंट से, उनके नाम से, उनके नेम पे वो जो सारे लॉज हैं वो आपके स्टेट में एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, अब ऐसा तो है नहीं कि गवर्नर खुद ही सारे लॉज को एग्जीक्यूट कर रहा है। उसमें क्या होता है कि गवर्नर कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता है, कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, कुछ वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो पावर है वो आपके गवर्नर को दे दी गई है। दूसरा क्या होता है कि हमने यहाँ पे पढ़ लिया, अब ये हम बात कर रहे हैं कि यूनियन की लिस्ट, ये मतलब जो पावर थी लॉ बनाने की वो आपकी पार्लियामेंट की थी, एग्जीक्यूशन का काम आपका स्टेट कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल लें, छोटा सा एग्जाम्पल लें कि आप मुझे बोलते हो कि मतलब मार्केटिंग का आप एग्जांपल ले लो, आप मुझे बोलते हो कि आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, आपको इसको सेल आउट करना है। आप चाहते हो कि मेरी मान लीजिए मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, या फिर मान लीजिए कि मेरा जो एरिया है उस एरिया में मेरी गुडविल अच्छी है, अगर मैं उसको थोड़ा उसकी पब्लिसिटी करूँ तो वो चीज़ ज़्यादा प्रॉपरली आपकी मार्केटिंग उसकी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि
आपने मुझे बोला कि आप मेरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दो, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि ठीक है मैं कर देती हूँ, तो क्या आपको लगता है कि मैं फ्री में वो चीज़ कर दूँगी? ऐसा तो नहीं है। आप मुझे मैं मार्केटिंग करूँगी तो मैं 4 जगह जाऊँगी, मेरे ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस भी होंगे, तो आप मुझे वो एक्सपेंसेस पे करेंगे ना, मेरा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो मुझे पे करेंगे, जो आपका काम मैं कर रही हूँ उसके लिए, ठीक है। तो सेम जो ये रिलेशन है, सेम जो एक्सपेंसेस हैं, वो आपका यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि अगर वो अपने लॉज को, कुछ लॉज को एग्जीक्यूट करवा रहा है स्टेट से, तो स्टेट गवर्नमेंट वो चीज़ तभी करता है जब उसको वो एक्सपेंडिचर्स आपके पे किए जाते हैं। आप अगर स्टेट गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि वो प्रॉपरली उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे, स्टेट गवर्नमेंट के पास फंड्स जो हैं आपके, आप पढ़ते हो यूनियन बजट जो बनता है उसमें फंड्स जो हैं वो आपके यूनियन से ही कुछ आते हैं, कुछ रेवेन्यू वो खुद जनरेट करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे ग्रांट्स मिलती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यही है कि आप जो उनसे लॉ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, आप उनको ये गारंटी देते हैं कि उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स उनके हो रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के अपने डिफाइंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात करेंगे उसमें हम देखेंगे उनके एक डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि ये मैटर्स हैं। तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो कि आप को जो एक्सपेंडिचर्स हैं उस काम को करने के वो मिलेंगे। तो सेम यही है आपका 258 में कि वो गवर्नर के थ्रू एग्जीक्यूट होंगे, और दूसरा जो यूनियन गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को आपको एक्सपेंडिचर पे करेगी उस लॉ को एग्जीक्यूट करने से रिलेटेड जो भी होते हैं, ठीक है। अब ये तो आपका ब्रॉडली यहाँ पे हमने बता दिया कि ये मैटर्स हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। अब जो हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे वो आर्टिकल्स आपके बेसिकली आपका जो फेडरलिज्म है उसका कॉन्सेप्ट ही बताते हैं। वो ये कहते हैं, ये जो आर्टिकल्स है बेसिकली इसमें हम क्या बात करेंगे, जो आपका आर्टिकल 261 है, 261 आपका फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी की बात करता है। जैसे मैंने कहा था कि हम क्या करते हैं, हम बड़े बड़े आर्टिकल्स के बेसिस पे अपना ओपिनियन बनाते हैं, उन्हीं को बार बार हम सोचते रहते हैं कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका ये बेसिक स्ट्रक्चर ये है। तो लेकिन जो अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर आप आर्टिकल 261 की लैंग्वेज पढ़ोगे तो आर्टिकल 261 भी आपका वही चीज़ बताता है, ठीक है। आर्टिकल 261 फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 261 क्या कहता है, आर्टिकल 261 क्या कहता है, ये कहता है कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। ये कहता है कि मान लीजिए कि ये आपका इंडिया है, ठीक है, आपका इंडिया है, यहाँ पे आपने दिल्ली है, यहाँ पे दिल्ली में आपने कोई पावर ऑफ अटॉर्नी साइन की है, या फिर मान लो आपका दिल्ली में कोई आपका कोई भी फाइनल जजमेंट आया है किसी से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे अब क्या है, ये जो आर्टिकल आपका ये कहता है कि आपका किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट में, ठीक है, चाहे वो लॉ से रिलेटेड बात हो, पब्लिक एक्ट से रिलेटेड बात हो, रिकॉर्ड से रिलेटेड बात हो, या फिर जुडिशियल से प्रोसीडिंग से रिलेटेड बात हो, ठीक है, आपके इंडिया के किसी भी पार्ट में, मान लो मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रही हूँ, दिल्ली में मान लो वो बन रहा है या फिर उसका डिसीजन आ रहा है, जो भी है प्रोसीडिंग्स, वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो आपकी क्रिएट हो रही है वो दिल्ली में हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको आप सिर्फ दिल्ली में ही एग्जीक्यूट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपको पावर दी है 261 ने, जो कहता है फुल फेथ और क्रेडिबिलिटी की बात करता है। वो कहता है कि आपका कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कोई भी एक्ट है या रिकॉर्ड है वो आपका बिल्कुल वैलिड होता है अदर पार्ट्स में भी। ऐसा नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी दिल्ली में बनी है तो वो मुंबई में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकती, ऐसा नहीं होता है। कोई भी जजमेंट है आपका, मान लो दिल्ली में कोई फाइनल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, जजमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिल्ली तक ही वैलिड रहेगा, ठीक है, वो होल ओवर ऑल ओवर इंडिया में, होल इंडिया में वो वैलिड रहता है, उसकी वैलिडिटी होती है। तो यही जो आपकी बात है वो आपकी फुल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी की बात है, यही जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसकी बात है। ये वही कह रहा है कि
आप कोऑपरेटिव तरीके से काम कर रहे हो, आप एक फेडरल स्टेट हो जहाँ दोनों जो स्टेट और यूनियन है दोनों मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के मैटर्स से उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वो काम किया जाता है। तो ये जो बात हो रही है आपके आर्टिकल 261 में हो रही है, वो बेसिकली ये कह रहा है कि आप इस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर में काम करते हैं। आपका कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी पब्लिक एक्ट या रिकॉर्ड से बात है वो आपका पूरे इंडिया में वैलिड होता है, पर्टिकुलर एरिया में वैलिड नहीं होता है। अब बात आती है आपकी दो चीज़ें हैं। एक आपकी बात आती है 262 की। ये जो 262 की जब हम बात करेंगे, ये आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा इस आर्टिकल के बारे में। आपको याद होगा कावेरी रिवर से रिलेटेड एक मैटर था जिसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे थे, बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट्स रहे थे। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स की बात आती है। तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स में बेसिकली क्या होता है, जब हम बात करते हैं, हमने क्या किया कि हमने अपने स्टेट्स को डिवाइड कर दिया, बाउंड्रीज डिवाइड कर दी। ठीक है, हमने क्या किया कि जब आप पार्टीशन करते हो, लैंड को पार्टीशन करते हो तो इजी होता है, आप लैंड का पार्टीशन कर सकते हो। ठीक है, आपने एक एरिया डिवाइड कर लिया, दूसरा एरिया डिवाइड कर दिया, तीसरा एरिया डिवाइड कर दिया, वो आपका मतलब क्लियरली वहाँ पे डिवीज़न हो जाता है कि ये एरिया ए से रिलेटेड है, ये बी से रिलेटेड है, ये सी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि एक तरीके से तो आपने एरिया के बेसिस पे आपने अपना डिवाइड कर दिया, जो भी एरियाज़ बनाए, स्टेट्स बनाए, वो एरिया के बेसिस पे बनाए। दूसरा क्या है कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे भी बनाते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलंगाना या फिर उसकी आंध्र प्रदेश की बात होती है, तो ये आपने लैंग्वेज या उसके बेसिस पे आपने डिवीज़न कर दिया। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ आती है कि जब दो स्टेट्स की बात आ रही है, आपने बाउंड्रीज डिवाइड कर दी, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो वाटर की बात हम करते हैं, कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो फ्लोइंग, मतलब रिवर्स तो फ्लोइंग ही होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि एक रिवर है जो आंध्र प्रदेश में है, वहीं से वो तेलंगाना में जा रही है तो आप बैरिकेड्स लगा दोगे, पानी रोक दोगे कि ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और ये तेलंगाना का हिस्सा है। ऐसा तो हो नहीं सकता, वो फ्लोइंग है, वो आंध्र प्रदेश में भी बहेगी और वो तेलंगाना में भी जाएगी और फिर फर्दर आगे भी जाएगी, आप उसको कैसे रोक सकते हो। तो इसमें क्या है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। आपको पता है वाटर की कितनी स्कैरसिटी है, तो इस केस में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए थे। जब हम कावेरी इशू की बात करते तो उसमें भी यही हुआ था कि वाटर से इतना डिस्प्यूट था कि हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, हमारा एरिया इतना है, हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये आपका जो आर्टिकल 262 है वो आपका ये बताता है कि ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं, वाटर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, उसमें आपकी जो पावर है वो आपकी पार्लियामेंट की पावर होती है। ठीक है, वाटर से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उस पर जो लॉ बनाता है वो आपका कौन बनाता है, आपका पार्लियामेंट बनाता है। पूरी जो पावर है वो पार्लियामेंट को दी गई है। इसका जो आर्टिकल 262 का जो सबसेक्शन 2 है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर भी होती है कि वो ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई और कोर्ट इन जो डिस्प्यूट्स हैं, इनसे रिलेटेड डिस्प्यूट्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, उनका कोई भी रोल नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे कि आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम जब कावेरी इशू हुआ था तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट तो उसमें थी, तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जब कावेरी इशू की बात हम करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, जो भी उनका डिसीजन था, जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, वो बेसिकली अपील में थी। ठीक है, उसके पास जो मैटर गया था वो अपील में गया था। जो ज्यूरिस्डिक्शन है या फिर लॉ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, वो जो सारी पावर्स है वो पार्लियामेंट की ही होती हैं, वो ही उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, वहाँ पे जो केस गया है सुप्रीम कोर्ट के पास वो अपील में गया है। आप दोबारा से कावेरी इशू है उसको पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कैसे वर्क करता है। तो उससे आपको ये जो आर्टिकल 262 है वो भी
क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाती है, पार्लियामेंट ही बेसिकली काम कर रही है। अगर कोर्ट का कोई रोल आ रहा है तो वो अपील के थ्रू आ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली उनका कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है उस मैटर पे। तो यहाँ पे जो पावर दे दी है वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, पार्लियामेंट को ये भी पावर दे दी गई है कि पार्लियामेंट चाहे तो काउंसिल भी बना सकती है, ठीक है, वो बना सकती है काउंसिल। अगर उसे लगता है कि ये पर्टिकुलर वाटर से रिलेटेड मैटर है, यहाँ पे एक काउंसिल बनाने की ज़रूरत है, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो काउंसिल को बना सकती है और वो काउंसिल उस जो मैटर है उस पर वर्क करता है। तो ये हो गई आपकी आर्टिकल 262 की बात। अब आपका जो लास्ट आर्टिकल है वो है आपका 263, ठीक है। 263 में बेसिकली क्या हुआ है, 263 में ये है कि आपने यहाँ पे क्या बात की है कि हमने इतने सारे मैटर्स पढ़े, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड मैटर्स पढ़े, हमने डिवीज़न किया उनकी पावर्स का, हमने बताया रिलेशन कि कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है, किसकी कितनी ड्यूटी है, किसकी कितनी ऑब्लिगेशन है, हमने यहाँ पे ये एस्टैब्लिश कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन मैटर्स में कुछ स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो, या फिर कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहाँ पे यूनियन को लगता है कि वो स्टेट को कोई रिकमेंडेशन दे, ठीक है, या तो वो क्या होता है कि डिस्प्यूट्स हैं अगर स्टेट्स के बीच में, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का कोई लगता है यूनियन गवर्नमेंट को, या फिर ऐसा है कि यूनियन गवर्नमेंट की ये भी ड्यूटी होती है कि वो रिकमेंडेशन दे सकता है पॉलिसीज़ के ऊपर, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट भी पॉलिसीज़ फॉर्म करती हैं, कुछ यूनियन की पॉलिसीज़ चलती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी चलती हैं। तो यहाँ पे भी आपका यूनियन को लगता है तो ये मैटर्स हैं, या फिर ये लगता है कि स्टेट यूनियन गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर है, यूनियन गवर्नमेंट का कॉमन इंटरेस्ट है या स्टेट्स का कॉमन इंटरेस्ट है, और मान लो यूनियन और स्टेट का या फिर दो स्टेट्स का कॉमन इंटरेस्ट है, उस केस में अगर लगता है तो ऐसे मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने के रिलेटेड अगर कोई मैटर उनको लगता है, यूनियन गवर्नमेंट को लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये पावर आपके प्रेसिडेंट को दे दी है। यहाँ पे क्या पावर दे दी है, अगर मान लो कोई पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है, ठीक है, कोई कॉमन पॉलिसी से रिलेटेड मैटर है, या फिर कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर है, या फिर डिस्प्यूट से रिलेटेड मैटर है, स्टेट्स के बीच में मैटर्स है कोई, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 263 में आपने प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि अगर ऐसा कोई मैटर अराइज होता है, ठीक है, इन कोऑर्डिनेशन या फिर कॉमन इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई मैटर अराइज होता है, डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई मैटर अराइज होता है, तो प्रेसिडेंट को आपने ये पावर दे दी कि आप एक इंटर स्टेट काउंसिल को एस्टैब्लिश कर सकते हो, इंटर स्टेट काउंसिल आप बना सकते हो, वो आपके पास पावर है। वो जो काउंसिल है वो इन मैटर्स पे काम करेगी, चाहे वो कॉमन इंटरेस्ट का हो या फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ का हो या फिर वो डिस्प्यूट से रिलेटेड हो स्टेट्स के बीच में, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो प्रेसिडेंट एक काउंसिल बना सकता है और वो काउंसिल उन मैटर्स पे काम करती है। तो ये आपका जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप है सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइनेंशियल रिलेशनशिप की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.